वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के ज्योग्राफी के इकाई 1 का पार्ट 4 यानी खनिज संसाधन को हम लोग पढ़ेंगे। चौथा घ नंबर चैप्टर खनिज संसाधन को पढ़ेंगे। इसके पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इसके पहले जो भी लौह खनिज था या अलौह युक्त खनिज था, उन सभी खनिजों के बारे में बता दिया गया था। अब हम लोग जानेंगे धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा विद्यमान न हो, उसे अलौह कहा जाता है। जिसमें लोहे की मात्रा विद्यमान होती है उसे लौह कहा जाता है। जिसमें लोहे की मात्रा विद्यमान नहीं होती है उसे अलौह कहा जाता है। तो इस खनिज के अंतर्गत बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता आदि आते हैं। धात्विक खनिज के बारे में बता दिया गया था। जिसके अंदर धातु की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो धातु युक्त तो ठोस पदार्थ को, ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें धातु की कुछ न कुछ मात्रा विद्यमान हो, उसे खनिज कहते हैं। और जिसमें धातु की मात्रा बहुत अधिक होती है उसे हम अयस्क कहते हैं। तो बॉक्साइट के बारे में जान लेते हैं। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्यूमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बॉक्साइट का भंडार भारत में अधिक है और अगर उसका उत्पादन किया जाए तो बॉक्साइट में हम आत्मनिर्भर रह सकते हैं। इसके बावजूद हमें चाइना से एल्यूमिनियम का आयात करना पड़ता है। चाइना एल्यूमिनियम के मामले में थोड़ा आगे है। तो अगर भारत जो है एल्यूमिनियम का उत्पादन अधिक कर दे तो दूसरे देशों से जो एल्यूमिनियम के सामान हमें मंगाने पड़ते हैं वह मंगाना नहीं पड़ेगा। इसका बहुमुखी उपयोग जो है वायुयान निर्माण में, इसका जो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट से क्या चीज प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण में किया जाता है। उसके बाद विद्युत के उपकरण बनाने में, जैसे एल्यूमिनियम के वायर यानी तार बनाने में किए जाते हैं। और घरेलू साजो सामान, तो यहाँ पे साज सज्जा होगा, यहाँ पे यह नहीं होगा। साजो सामान के निर्माण में किया जाता है। बर्तन बनाने में या सफ़ेद सीमेंट बनाने में या रासायनिक वस्तुएं बनाने में हम बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम का उपयोग हम वायुयान यानी एरोप्लेन बनाने में, उसके बाद इलेक्ट्रिक सामान बनाने में, घरेलू सामान को सजाने उजाने में, जैसे रेलिंग होता है या जंगला लगाया जाता है। टेबल कुर्सी एल्यूमिनियम का ही आजकल बन रहे हैं, या फिर पलंग आजकल एल्यूमिनियम के बन रहे हैं। फिर एल्यूमिनियम के बर्तन वर्तन होता है, कढ़ाई होता है। उसके बाद सफ़ेद सीमेंट और जो रासायनिक वस्तुएं होती है उन सब का इस्तेमाल में हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। बॉक्साइट का वितरण, बॉक्साइट भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से भारत में बॉक्साइट जो होता है उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार केवल उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा की राजधानी छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा राज्य में देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार है। यहाँ पे तो पहाड़ ही पहाड़ है। उड़ीसा में लोहे का पहाड़ है, यानी पहाड़ टाइप का है। उसके बाद एल्यूमिनियम का है, उसे निष्कर्षण करके एल्यूमिनियम निकाला जाता है। उसके बाद लोहा वगैरह ये सब निकाला जाता है। आगे हम लोग समझते हैं तांबा के बारे में। तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है। तांबा में भी लोहा नहीं होता है, एल्यूमिनियम में भी लोहा नहीं होता है। यह बिजली का अच्छा संचालक है, इसलिए इसका जब सामान बनाते हैं तो ज़्यादा सामान हम विद्युत उपकरण बनाने में करते हैं। तांबा को इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है, जैसे कॉपर आयर। कॉपर का यानी तांबा का ज़्यादा से ज़्यादा हम विद्युत उपकरण बनाने में करते हैं, जैसे तार और हो गया, उसमें बनाने में किया जाता है। इससे बर्तन एवं सिक्के भी बनाए जाते हैं। भारत में तांबा का अभाव है। झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। कुछ मात्रा झारखंड में पाया जाता है, बाकी दूसरे राज्यों में पाया जाता है। लेकिन तांबे के मामले में भारत गरीब है, लेकिन बॉक्साइट के मामले में भारत जो है थोड़ा बहुत अमीर है। मैग्नीज के भी मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। लोहा के मामले में भी भारत का दुनिया का 1/4 हिस्सा उत्पादन सिर्फ भारत ही करता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। तो अधात्विक खनिज के बारे में आप लोग को बता दिया गया था। जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं।
अधात्विक खनिज जो होते हैं वह ना ही कठोर होते हैं, ना ही चमकीले होते हैं, ना ही विद्युत के सुचालक होते हैं और इसे पीटने पर यह चूर चूर हो जाता है। तो अधात्विक खनिज में पहला खनिज है अभ्रक। भारत विश्व में सीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। प्राचीन काल से अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किया जाता है, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। जो अभ्रक होता है यह विद्युत रोधक होता है, इससे बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह फ्लो नहीं हो सकती है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग विद्युत उपकरण में करते हैं और इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में करते हैं। जो आयुर्वेदिक दवा होता है उसमें हम अभ्रक का उत्पादन करते हैं। अभ्रक के मामले में भारत अच्छा खासा है। भारत जो है अभ्रक के उत्पादन में काफ़ी आगे है। बिहार झारखंड भारत का 80% अभ्रक उत्पादन करता है। सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन हमारे राज्य बिहार में होता है और झारखंड में होता है। पूरा देश में जितना अभ्रक उत्पादन होता है उसका 80% अभ्रक यही दो राज्य मिलकर उत्पादन कर देते हैं। राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं चूना पत्थर। तो भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट उत्पादन में, 16% लौह इस्पात उत्पादन में, 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। जो भारत में चूना पत्थर होता है उसमें 76% चूना पत्थर का इस्तेमाल हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। सीमेंट जो है बिना चूना पत्थर का व्यर्थ है। चूना पत्थर जिसका सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CuCO3, इसमें जब जल मिला दिया जाता है तो यह चूना हो जाता है। तो चूना पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग सीमेंट में करते हैं, फिर लौह इस्पात उद्योग में करते हैं और रसायन उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। देश का 35% जो चूना पत्थर होता है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर जो होता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बिहार में भी चूना पत्थर जो होता है वह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो जहाँ चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है वहाँ पे सीमेंट का उत्पादन अधिक होता है और वहाँ सीमेंट सस्ता भी होता है। आगे हम लोग जानते हैं खनिजों का आर्थिक महत्व। जो हम लोग खनिज पढ़े हैं इसका क्या महत्व है। तो पृथ्वी पर जैसे जल और स्थल अति महत्वपूर्ण है, इस धरती पर जिस प्रकार जल काफ़ी महत्वपूर्ण है, जमीन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक उतना ही महत्वपूर्ण खनिज भी है। क्योंकि खनिज जो है वह किसी देश को विकसित कर सकता है। जिस देश के पास खनिज संपदा कम है वह देश उतना आगे नहीं गया है, और जिस देश के पास खनिज संपदा अधिक है वह देश काफ़ी आगे जाता है, क्योंकि वहाँ पे उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं। जैसे चाइना को देख लीजिए, चाइना में खनिज संसाधन अधिक है और उसका इस्तेमाल करने का भी टेक्निक काफ़ी अच्छा है, इसलिए वह थोड़ा भारत से आगे जा रहा है। लेकिन भारत के पास खनिज संपदा के मामले में थोड़ा पीछे है, इसलिए भारत जो है वह बाकी देशों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं दे सकते हैं। बिना हम खनिज संसाधन के औद्योगिक विकास यानी उद्योग धंधे को विकसित नहीं कर सकते हैं। उद्योग किसे कहते हैं, तो जिसमें कच्चे माल जाता है और फिर वहाँ से जो है सामान निकल कर बनता है उसे उद्योग कहते हैं। जैसे अपने गांव में जो चिमनी देखे होइएगा वह भी एक उद्योग है जिसका नाम ईंट उद्योग है। घर में जो बीड़ी बनता है वह भी एक उद्योग है। कच्चा माल जाता है बीड़ी बन के आता है। उसी तरह एल्युमिनियम उद्योग, उसी तरह जो है सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, यह सभी जो उद्योग है बड़े बड़े उद्योग, यह सब खनिज पर ही निर्भर है। और खनिज के बिना औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। खनिज संसाधन का संबंध हमारे वर्तमान और भविष्य से है, इसलिए खनिजों का संरक्षण यानी खनिजों को बचा कर रखना बहुत ही जरूरी है। न तो खनिज से देश का विकास अवरुद्ध होगा, शहर का विकास अवरुद्ध होगा। जहाँ खनिज नहीं होगा वहाँ का विकास अवरुद्ध हो जाता है।
खनिज संसाधनों का संरक्षण, आखिर इसको हम बचाए कैसे? तो खनिज जो है क्षयशील यानी समाप्त हो जाने वाला, बर्बाद हो जाने वाला, अनवीकरणीय, जो समाप्त हो जाए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो खनिज समाप्त हो जाने वाला संसाधन है। इसकी मात्रा, पृथ्वी पर एक लिमिट मात्रा में खनिज है, उससे अधिक इस पृथ्वी पर खनिज नहीं हो सकता है। जैसे भारत में एक लिमिट मात्रा में खनिज है, उससे आगे हम खनिज का पैदा नहीं कर सकते हैं। खनिज गॉड गिफ्टेड है। प्रकृति में खनिज एक सीमित मात्रा में है और इसका फिर से निर्माण बिल्कुल ही असंभव है। उद्योगों में अधिक खनिजों के दोहन और उपयोग के कारण इसका अस्तित्व संकट में पड़ गया है। उद्योग धंधे में अधिक से अधिक खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण खनिजों की जो कमी है वह लगातार खनिजों में कमी आती जा रही है। इसलिए खनिजों का संरक्षण, इसे बचाना बहुत ही जरूरी है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग करने से खनिज संकट से बचा जा सकता है। विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल किया जाए, आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाए, बर्बाद नहीं किया जाए, वही विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। तो खनिज संसाधन का अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग करें तो खनिज संकट से बच सकते हैं। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, खनिजों के लगातार दोहन पर नियंत्रण, यानी खनिज जो बर्बाद होते हैं उस पर पहले कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, हमें कम से कम खनिजों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी बचत पूर्वक। जैसे अगर हमें जो है किसी एक छोटा सा चीज का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम ज्यादा चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, बचत पूर्वक का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए आपके पास अगर 100 रुपया है तो फिर आप इसमें बचा बचा के खाइएगा, तभी नहीं यह पैसा जो है आने वाले 5 दिन तक, 10 दिन तक या 20 दिन तक रह सकता है। एक ही दिन में 100 रुपया उठा दीजिएगा तो बचत हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसी तरह जो खनिज हैं उसे हम लिमिट मात्रा में इस्तेमाल करें कि आने वाले भविष्य के लिए भी बचा रहे और हमारी आवश्यकता भी पूर्ति होता रहे। तो इस तरह से बचत पूर्वक उपयोग करना। और तीसरा है कि कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज, और ऐसा विकल्प का खोज करना है कि खनिज का स्थान ले सके। तो इस तरह जो है खनिज को हम संरक्षित रह सकते हैं, इसके बचा सकते हैं। खनिजों के संरक्षण के साथ साथ उनके प्रबंधन पर, उनके मैनेजिंग पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से बचा जा सकता है। तो खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है। खनिजों के लगातार दोहन पर, उनका बचत पूर्वक उपयोग होना चाहिए और कच्चे मालों के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज होना चाहिए। यानी सस्ते विकल्प का मतलब, जैसे अगर हम पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में तो उसके विकल्प के जगह पर बैटरी वाला भी गाड़ी आ गया है, उसमें थोड़ा भी पेट्रोल नहीं जड़ेगा, तो उसमें कोई खर्चा ही नहीं है। तो पेट्रोल का विकल्प हम लोग जो बैटरी है उसको ले लिया। उसी तरह खनिजों के मामले में भी इसके दूसरे विकल्प को खोजने से खनिज को हम सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए खनिज को बचाया जा सकता है। तो ये था खनिज संसाधन का पार्ट 2। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।